हाँ ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? कुछ भी कंफ्यूजन होगी बेझिझक पूछना, ओके? डॉट मत रखना। 2 मिनट। नेट इश्यू है। कैन एनीवन कंफर्म? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। ओके, सो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, इस तीनों के बीच हम लोग रिलेशन भी देखेंगे। इस तीनों के बीच एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन से डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे भी इस तीनों के रिलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, यहाँ पे हम लोग दोनों केस देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ब्रिटल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल के लिए कैसा बनता है। और ये आता है टर्म फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब हम लोग सेफ्टी को लेके चलते हैं, तो इसमें एक मेरा फैक्टर आएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो बेसिकली सिलेबस यही है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, ठीक है? इससे पहले हम बताए थे कि हम लोग टाइप्स ऑफ लोड में स्टैटिक एंड डायनेमिक्स लोड देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है स्टैटिक एंड स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है? स्टैटिक में जो मेरा फोर्स लग रही है रिमेन कांस्टेंट ओवर द पीरियड, मतलब जो मेरा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जो मेरा फोर्स लग रहा है बॉडी में, मेंबर में, वो रिमेन कांस्टेंट रहने वाला है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होने वाला, वो थ्रू आउट दी मेंबर्स कांस्टेंट रहने वाला है, और वो टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला। इसी को बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, ओके? तो उसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स विल यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम, जैसे हम बोले कि जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी में, वो इक्विलिब्रियम में ही रहने वाला है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स से। अब जो होता है डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फोर्स एंड स्टिफनेस। अब देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मान लो फोर्स लग रहा है, ये मेरा हो गया बॉडी, ठीक है? ये बॉडी, अब मान लो इसमें फोर्स लग रहा है, ये पी, ये इस तरफ भी पी, ओके? तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसके चलते इस बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब बॉडी मेरा मूव नहीं करेगा, ना ही एक्स डायरेक्शन में और ना ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। बॉडी जो होगा मेरा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसका मतलब बॉडी का मोशन नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, एक्सटर्नल फोर्स विल यूनिफॉर्म इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, तो इस ये जो फोर्स है, इस फोर्स के चलते ये जो बॉडी है मेरा, इस बॉडी में इंटरनल रेजिस्टेंट फोर्स भी आता है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दो, डिस्टर्ब हो रहा है। माइक ऑन किसका? राजीव, ऑफ कर दे रहे हैं हमें, ओके ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे कि जैसे इसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो इस फोर्स के चलते इसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, बॉडी के जो इनर सरफेस है इसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। इसको मान लो हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो होता क्या है कि जो मेरा स्ट्रेस आता है, बेसिकली हम लोग स्ट्रेस पढ़ने वाले, तो जो मेरा स्ट्रेस आता है वो इस फोर्स के ही चलते आता है, जो
पी फोर्स लग रहा है इस क्रॉस सेक्शन में, एक ये क्रॉस सेक्शन और एक ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन में जो मेरा पी फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के चलते ही मेरा स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस का जो नोटेशन होता है उसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेरा पी फोर्स है, अब ये जो बॉडी है इसका तो कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, यहाँ पे ये कुछ क्रॉस सेक्शन होगा। इस क्रॉस सेक्शन को मान लो इसका एरिया कितना है, ए है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया ए। तो जो मेरा स्ट्रेस लग रहा वो मेरा फोर्स जो कि पी है, फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड जो पी है डिवाइडेड बाय एरिया, इसके इक्वल होगा। तो हम लोग जो स्ट्रेस पढ़ते हैं, जितने भी तरह के स्ट्रेस है उसका जो मैग्नीट्यूड हम लोग इसी टाइप फॉर्मूला से निकालने वाले, पी बाई ए। अब चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो, नॉर्मल में भी दो टाइप के होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और एक अलग टाइप के स्ट्रेस जो कि शेयर स्ट्रेस। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग शेयर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन हम लोग थे यहाँ पे, 2 मिनट। डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फोर्स एंड स्टिफनेस। जो मेरा स्ट्रेस डेवलप होने वाला है इस बॉडी के क्रॉस सेक्शन में, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मेरा एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, जो कि हम फोर्स लगा रहे हैं पी। क्योंकि एरिया जो मेरा वो तो कांस्टेंट है, एरिया तो चेंज होने वाला नहीं है। एक्सटर्नल जो है वो तो फोर्स ही है ना जो हम अप्लाई कर रहे हैं। एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? भाई किसी को कोई डाउट है? नहीं? देखो मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है कि हम डेप्थ में जाएंगे और सबको क्लियर होना चाहिए। ऐसे हम स्पीड से भगा भगा के नहीं पढ़ाएंगे, ओके। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेस अच्छा बनेगा तो आगे के जो सब्जेक्ट है वो और क्लियर होंगे, क्योंकि जो आगे के सब्जेक्ट है वो इन्हीं सब चीजों में डिपेंड करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ए गुड एग्जांपल ऑफ स्टैटिक लोड इज द वेट। स्टैटिक लोड का एग्जांपल क्या है, जो हमारा वेट है या फिर वेट ऑफ अ बिल्डिंग, कोई भी चीज का जो वेट है। ए गुड एग्जांपल ऑफ स्टैटिक लोड इज द वेट ऑफ अ बिल्डिंग एक्टिंग ऑन द ग्राउंड। जो बिल्डिंग है उसका वेट ग्राउंड में लग रहा है, वो एक गुड एग्जांपल है स्टैटिक वेट का, क्योंकि उस बिल्डिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहने वाला है, ओके। तो उसका जब मैग्नीट्यूड मेरा सेम रहने वाला है तो स्टैटिक लोड का डेफिनेशन क्या है कि मैग्नीट्यूड मेरा थ्रू आउट द टाइम सेम रहना चाहिए, उसी को तो बोलते हैं स्टैटिक लोड। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा वेट है बिल्डिंग का वो ग्राउंड में लग रहा है, वो मेरा क्या हो गया, ए गुड एग्जांपल ऑफ स्टैटिक लोड हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अनदर एग्जांपल इज कार पार्क एट द कार पार्क, या फिर जो कार है वो पार्क किया हुआ कार पार्क में, वो भी मेरा स्टैटिक लोड लग रहा है, क्योंकि जो कार का वेट है वो तो थ्रू आउट द टाइम, जो टाइम स्पैम है थ्रू आउट द टाइम स्पैम वो तो सेम रहने वाला है, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो ये था हमारा स्टैटिक लोड। अब हम देखते हैं डायनामिक। इसमें बेसिकली डायनामिक लोड होगा यहाँ पे, डायनामिक नहीं। तो डायनामिक का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? एनीवन? डायनामिक का मतलब क्या है अभिजीत? एनीवन? ठीक है, ओके। सो डायनेमिक का मतलब होता क्या है कि वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो मेरा फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड मतलब बोल सकते हैं कि जैसे मेरा 5 किलो न्यूटन, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, तो 5 किलो न्यूटन एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 5 है, लेकिन डायनेमिक लोडिंग में क्या होता है या डायनेमिक फोर्स में क्या होता है, वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जो 5 किलो न्यूटन है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये चेंज होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ ये मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला है, ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला है।
इसी को कहते हैं डायनामिक या फिर डायनामिक फोर्स, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स विल यूनिफॉर्म, एक्सटर्नल फोर्स will uniform will from equilibrium, inertia force, damping force and inertial restoring force। ये सब जो एग्जांपल है ये सब मेरे डायनेमिक फोर्स के है, ठीक है। डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फोर्स एंड स्टिफनेस, मास एंड फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखो डायनेमिक फोर्स की जो एग्जांपल हो गए, a good example of a dynamic load is the weight of a moving car on the road। जो मान लो कि एक गाड़ी है वो रोड पे चल रही है, तो वो क्या है कि वो तो स्टैटिक कंडीशन में है नहीं, वो तो अपने पोजीशन को चेंज कर रही है हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में। तो क्या है कि जो गाड़ी का जो वेट है वो यहाँ पे डायनेमिक लोडिंग एक्ट कर रही है इन अ रोड। तो ये मेरा एग्जांपल हो गया डायनेमिक लोडिंग का, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फिगर बनाए हम कि लोड को हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और उसका इफेक्ट क्या क्या होता है, फिगर से देखना, ठीक है। ये एक मेंबर है या फिर इसको बोल सकते हैं शाफ्ट या फिर बार। अब इस मेंबर में फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मेंबर। जो मेरा क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के टुवर्ड्स फोर्स का डायरेक्शन लग रहा है। अब इसके चलते क्या होगा, कोई बता सकता है कि ये जो मेरा मेंबर है इसका लेंथ में क्या चेंजेस आएगा, आइदर इट इंक्रीज और डिक्रीज, एनीवन एनीवन। बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, हाँ ना कुछ तो। ओके, सो हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है। एक कोई मेंबर में लोड कितने कितने तरीके के लग सकते हैं। दो मिनट। टाइप्स ऑफ लोड एंड इफेक्ट ऑफ लोड ऑन अ सॉलिड। एक मेरा सॉलिड है, ठीक है। इसमें जो फोर्स है, ये जो इफ है, ये एरो है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि ये टुवर्ड्स दी क्रॉस सेक्शन लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो इस मेंबर है या जो ये शाफ्ट है, इसका जो लेंथ है वो मेरा चेंज होने वाला है। अब चेंज इन द सेंस कि ये जो मेरा लेंथ है वो क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। अब जब देखो इसका जब मेरा लेंथ डिक्रीज होगा बट इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट होने वाला है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और लेंथ डिक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए जो इसका विड्थ है या जो मेरा ब्रेथ बोल सकते हैं वो क्या होगा, वो इंक्रीज होने वाला है। तो इस फोर्स को बोलते हैं कंप्रेशन फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं कंप्रेशन फोर्स, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं हम लोग। सेकंड केस में क्या है, सेम मेंबर है मेरा। अब इस मेंबर में जो मेरा फोर्स है वो अवे फ्रॉम दी क्रॉस सेक्शन लग रहा है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है जो कि एरो में दिखाई दे रहा है। अब देखो क्या होगा कि ये जब फोर्स इस मेंबर में लगेगा तो क्या होगा कि ये इसका लेंथ को इंक्रीज करना चाहेगा। अब जब ये इसके लेंथ को इंक्रीज करना चाहेगा तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहेगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेंथ इंक्रीज होगा तो जो इसका विड्थ है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा कंप्रेशन फोर्स, ये हो गया मेरा टेंसाइन फोर्स। टेंशन फोर्स में क्या होता है कि जो मेरा लोड लग रहा है वो अवे फ्रॉम दी क्रॉस सेक्शन होता है। जो मेरा क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर तरफ लग रहा है, मतलब उससे अवे है, उससे दूर जा रहा है, उसके लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहा है। और जब मेरा लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसके चलते क्या होगा कि जो मेरा विड्थ है, जो मेरा विड्थ है, ये जो लेंथ है W, ये क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि लेंथ इंक्रीज कर रहा है। इस टाइप ऑफ फोर्स को बोलते हैं टेंशन, ठीक है। अब थर्ड केस देखते हैं हम लोग बेंडिंग का। ओके, देखो बेंडिंग में क्या होता है। देखो पहले हम बताए थे कि जो मेरा फोर्स लगने वाला है उसके दो तीन केस हम लोग देखेंगे। एक तो ये जो टेंशन और कंप्रेशन हो गया, ये नॉर्मल फोर्स के अंदर आता है क्योंकि इसमें जो मेरा जो फोर्स लग रहा है वो मेरा एक्सिस के टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द एक्सिस लग रहा है, जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा है, इसीलिए इस दोनों को हम लोग नॉर्मल फोर्स के क्राइटेरिया में रखेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है मेरा बेंडिंग।
देखो बेसिकली बेंडिंग में क्या होता है, एक सिंपल यहाँ पे शाफ्ट है, ठीक है, या फिर एक बार है, ओके। अब इसमें देखो फोर्स लग रहा है ऊपर के क्रॉस सेक्शन की तरफ और एक नीचे की क्रॉस सेक्शन की तरफ, फ्रॉम दी राइटवर्ड डायरेक्शन। एक यहाँ पे लग रहा और एक यहाँ पे लग रहा, ठीक है। उसके बाद एक मेरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ओके। अब देखो इसके चलते क्या होगा कि यहाँ पे एक मोमेंट क्रिएट होने वाला है। तुम लोग फोर्स कपल पढ़े हो कोई? फोर्स कपल क्या होता है? व्हाट इज फोर्स कपल? हाँ ना बोलो, एनीवन? ठीक है, हम बताते हैं। देखो फोर्स कपल में क्या होगा कि सिंपली एक फोर्स मेरा यहाँ लग रहा है, एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड एफ है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ है। अब इस दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो एल। तो इस फोर्स और इस फोर्स के चलते एक रोटेशन प्रोड्यूस होगा जो कि इस मेंबर को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, ओके। और एक ये मेरा फोर्स है और एक नीचे भी फोर्स लग रहा, इस दोनों फोर्स के चलते भी रोटेशन क्रिएट होने वाला है जो कि इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब देखो होगा क्या, रिजल्टेंट क्या होगा। सिंपली जो फोर्स मेरा लग रहा है तो ये इसको इस डायरेक्शन में करना चाह रहा और नीचे वाले फोर्स इसको इस डायरेक्शन में, तो सिंपली क्या होगा कि ये जो मेरा रॉड है या मेरा शाफ्ट है वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग बेंडिंग फोर्स। द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ द शाफ्ट इज कॉल्ड एज बेंडिंग फोर्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज टॉर्शन। अब देखो टॉर्शन में क्या होता है, ये एक शाफ्ट है मेरा, ठीक है। अब इसमें नीचे एक हम टॉर्क लगा रहे हैं, ठीक है, ये मेरा एक नीचे टॉर्क है जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ एफ, ऊपर भी सेम मैग्नीट्यूड का टॉर्क लगा रहे हैं और मान लो इसका एक्सिस ये है, ये जो मेरा मेंबर है इसका एक्सिस ये है। अब क्या होगा, टॉर्शन क्या होता है कि फोर्स जो मेरा लग रहा है उसके चलते एक ट्विस्टिंग क्रिएट होगा। ट्विस्टिंग मतलब ये मुड़ रहा है अपने एक्सिस के अलोंग, ये मुड़ रहा है। तो नीचे की तरफ क्या होगा कि जो मेरा फोर्स है वो इसको इस डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन में जो फोर्स है वो इसको इस डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते क्या होगा, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसका जो सेंस है, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में। इसके चलते क्या होगा कि ये जो मेरा शाफ्ट है वो मुड़ जाएगा, इसी को बोलते हैं टॉर्शन। टॉर्शन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक मॉड्यूल है टॉर्शन इन शाफ्ट। सिमिलरली इसी तरह एक और मॉड्यूल है बेंडिंग इन शाफ्ट या फिर बेंडिंग इन बार, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे शेयर क्या होता है, ठीक है। देखो शेयर में क्या होता है, देखो बेसिकली जो मेरा स्ट्रेस है वो दो ही तरह से क्लासिफाइड है। जो मेरा स्ट्रेस है वो दो तरह से ही क्लासिफाई है, जिसमें पहला हो गया मेरा नॉर्मल। अब नॉर्मल में देखो ये जो मेरा फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ये सब मेरा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा लास्ट वाला केस है इसमें क्या है, इसमें देखो जो फोर्स लग रही है वो परपेंडिकुलर लग रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो क्रॉस सेक्शन है उसके पैरेलल फोर्स लग रही है। इसके चलते क्या होगा कि जो मेरा क्रॉस सेक्शन है तो इसका शेप में चेंज होने वाला है, ठीक है। इस सब फोर्स के चलते क्या होता है कि जो बॉडी है उसका साइज में चेंजेस होता है। जो मेरा नॉर्मल फोर्स है या नॉर्मल लोड है वो बॉडी के साइज में चेंजेस करता है, लेकिन जो मेरा शेयर फोर्स है या फिर शेयर लोड है वो मेरे बॉडी के साइज नहीं बल्कि शेप में चेंजेस करता है। इस बॉडी की जो शेप है वो चेंज होने वाली है ड्यू टू शेयर फोर्स, ठीक है, ओके। सो बेसिकली देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जो मेरा पहले नीचे की क्रॉस सेक्शन में भी लग रहा है और ऊपर के क्रॉस सेक्शन में भी लग रहा है। अब इसके चलते क्या होगा, अगर मान लो हम लोग नीचे के क्रॉस सेक्शन को फिक्स कर देते हैं, जो मेरा नीचे का क्रॉस सेक्शन है इसको मान लो हम लोग, ये तो फिक्स का साइन होता है, इसको हम लोग फिक्स कर दिए, ठीक है, नीचे का क्रॉस सेक्शन को हम लोग फिक्स कर दिए, तो क्या होगा, मान लो ये मेरा हॉरिजेंटल सरफेस है। पहले ये मेरा हॉरिजेंटल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा था, 90 डिग्री, लेकिन ड्यू टू शेयरिंग होने के चलते इसका शेप में चेंजेस आया, जिसके चलते ये जो मेरा एंगल है, यहाँ पे जो मेरा एंगल बन रहा इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। थीटा जो मेरा है वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, एनीवन?
बोलो। ज्यादा। थीटा 90 डिग्री से कम या ज्यादा? कौशल राज, निभा कुमारी, सिधन भंडारी, समझ में आ रहा है? सर ज्यादा होगा ना? पहले मेरा क्वेश्चन सुनो, ठीक है? मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे, देखो पहला केस हम लेते हैं, ठीक है? इसमें क्या है कि जो मेरा मेंबर है या फिर शाफ्ट है, ये मेरे जो सरफेस है इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। ये जो मेरा एंगल है ये कितना बन रहा? 90 डिग्री। तो देखो इसमें हम लोग फोर्स लगाएं, ठीक है? तो ये फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है यहाँ पे, ठीक है? और ये नीचे वाला जो मेरा प्लेन है वो तो फिक्स है, तो ये नीचे की तरफ टिल्ट कर रहा है। तो जो मेरा थीटा है वो बढ़ेगा या घटेगा? जब ये नीचे की तरफ टिल्ट करेगा तो मेरा जो थीटा है, जो मेरा एंगल है, वो बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? कौशल राज, निभा कुमारी, साधन फिर भंडारी, वो तो बढ़ेगा। क्या होगा? फिर वो तो बढ़ेगा। थीटा का वैल्यू सर वो तो डिक्रीज होगा। आर यू श्योर? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। कौशल राज तुम बोला बढ़ेगा, है ना? निभा कुमारी, सदन भंडारी, सर कंफ्यूजन में आप बता दीजिए। ठीक है। देखो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल क्या है कि हम नीचे का जो प्लेन है उसको हम फिक्स कर दिए, ठीक है? और फोर्स हम ऊपर की प्लेन में लगा रहे थे। जब ऊपर की जो मेरा प्लेन है उसमें फोर्स लग रहा है तो ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन है वो नीचे की तरफ झुकने वाला है। अब जब ये नीचे की तरफ झुकेगा तो जो थीटा का वैल्यू है वो होगा मेरा डिक्रीज। थीटा तो मेरा कम हो रहा, ओके? तो इसका राइट आंसर है थीटा मेरा डिक्रीज होगा। अब थीटा डिक्रीज होगा तो जो मेरा एक्चुअल थीटा है वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है? ओके। सर हम तो बोले थे डिक्रीज होगा। हाँ तो बोली थी डिक्रीज होगा, हम कंफर्म कर रहे हैं। तुम कंफ्यूज थी पहले। डिक्रीज सही है, तुम सही है, यू आर राइट, डिक्रीज ही होगा, ओके? देखो हम कंफ्यूज करने की यस कोशिश सर। करेंगे, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, अपना बात में अड़ा रहना। अगर तुम कंफर्म हो तो तुम बोलना, ठीक है, कि सर डिक्रीज ही होगा, सर इंक्रीज नहीं होगा। फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आया था, फिर आप बताए अच्छे से तो समझ आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। मेरा भी फर्स्ट डे, हम भी फर्स्ट डे पढ़ा रहे थे, थोड़ा हिचकिचाहट है, एक दो दिन में। ओके। सर सर इसका वॉल्यूम चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा सेम? देखो हम जैसा भी बोले कि शेयर फोर्स लग रहा है। अब जब शेयर फोर्स लगेगा ना तो शेयर फोर्स में क्या होता है कि शेप चेंज होता है, शेप चेंज होता है, ना कि इसका साइज चेंज होगा। देख वॉल्यूम तो सबका सेम रहेगा। वॉल्यूम जो मेरा फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, वॉल्यूम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर मेरा फर्स्ट केस में मान लो लेंथ मेरा डिक्रीज हो रहा है तो जो इसका विड्थ है, जो इसका ब्रेड्थ है, वो तो मेरा इंक्रीज होगा। एक डिक्रीज हो रहा है तो एक इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एक को कंपनसेट कर देगा, जिसके चलते जो मेरा वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहेगा। अब जो तुम बोला लास्ट के केस में, तो वॉल्यूम मेरा सेम रहेगा, बस इसका जो शेप है, पहले देखो ये रेक्टेंगल था लेकिन ये टिल्ट हो गया तो इसका शेप में चेंज होगा। तो ये चीज याद रखना, आगे पढ़ोगे, मतलब आगे क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा जो मेरा स्ट्रेस है वो शेप चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? शेप चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल शेयर स्ट्रेस है, एंड साइज चेंजेस के लिए नॉर्मल स्ट्रेस, ओके? ओके सर। ओके ठीक है। अब देखो देखो हम लोग आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस में। देखो बेसिकली जो मेरा स्ट्रेस है ना वो कुछ नहीं, वो हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं मेंबर में। अब तुम लोग पढ़े होगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें कहता है कि अगर हम फोर्स लगाएं तो उसका रिएक्शन भी आने वाला है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होने वाला है ना? सब तो पढ़े होगे। तो देखो रेजिस्टेंस, जो मेरा स्ट्रेस है वो भी एक तरह का रेजिस्टेंट है। देखो क्या होता है, हम लोग जब बॉडी में फोर्स लगाए, यहाँ पे तुम लोग शाफ्ट को देख सक रहे होगे जिसमें बॉडी में फोर्स लग रहा है पी और पी, और ये एक्स है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या हुआ, जब इसमें हम फोर्स लगाएं, whenever a body is subjected to an external force,
इसमें जब आप फोर्स लगाएं तो क्या होगा, इट टेंड्स टू अंडरगोस डिफॉर्मेशन। जब इसमें फोर्स लगाएं तो इसका साइज जो होगा या शेप होगा वो चेंज होने वाला होगा, चेंज इन शेप और डायमेंशन। इसमें क्या हो सकता है कि शेप भी चेंज हो सकता है और डायमेंशन भी चेंज हो सकता है इस फोर्स के लगाने के चलते। जो मेरा पी है, जो मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड पी है, उस फोर्स को लगाने की वजह से ये जो बॉडी है इसका शेप और साइज दोनों में चेंजेस आ सकता है। ठीक है, अब जैसे तुम लोग अभी क्वेश्चन करोगे, करना चाहिए था तुम लोगों को क्वेश्चन कि सर अभी आप बोले कि नॉर्मल फोर्स है, वो तो सर सिर्फ साइज को चेंज करता है, शेप को चेंज करता नहीं। लेकिन आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे शेप और डायमेंशन साइज दोनों चेंज होने वाला है, तो दोनों आंसर आप ही बोल रहे हैं, तो ये तो गलत है। तो इसका कोई वजह बता सकता है कि यहाँ पे क्या होगा, शेप चेंज होगा या साइज चेंज होगा? एनीवन? एनीवन? नहीं? चलो ठीक है, बता रहे हैं हम। देखो क्या है यहाँ पे, ये जो मेरा फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये जो मेरा फोर्स लग रहा है P, अब ये फोर्स है, ये जो एक्सिस है इसके तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो मेरा शाफ्ट है या बीम है, इसमें एक ये भी तो एक्सिस होगा जो इस स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जो पैरेलल होगा, तो ये फोर्स के पैरेलल होगा, तो इसके चलते इसका शेप भी तो चेंज हो सकता है। हम लोग बॉडी में डिफरेंट प्लेन पढ़ने वाले हैं आगे कि डिफरेंट प्लेन में स्ट्रेस कैसे कैसे एक्ट करता है, उसका क्या क्या वैल्यू होगी। अभी सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि पी लग रहा है, यहाँ पे मेरा क्रॉस सेक्शन है, तो हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम लोग पी बाई ए लिख दे रहे हैं। लेकिन आगे जाके हम लोग थीटा एंगल में भी कैलकुलेट करने वाले हैं कि अगर थीटा एंगल में फोर्स लग रहा, ठीक है, अगर थीटा एंगल में फोर्स लग रहा तो उसके चलते मेरा स्ट्रेस क्या आने वाला है। उसमें देखो बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस भी आ जाता है और शेयर स्ट्रेस भी आ जाता है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे, आगे का वो मॉड्यूल है हम लोग को पढ़ना है सो में। तो देखो क्या है यहाँ पे, whenever body is subjected to an external force it tends to undergoes deformation। इसके चलते यहाँ पे डिफॉर्मेशन आएगा, या तो शेप में या तो डायमेंशन में। अब देखो क्या होगा, ड्यू टू कोहेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे जो बॉडी है उसके अंदर तो भाई मॉलिक्यूल्स होगी। अब देखो जो मॉलिक्यूल्स है मेरा, वो दोनों के बीच, वो सब मॉलिक्यूल्स के बीच भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कोहेशन। द फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन द टू सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कोहेशन। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स है इस शाफ्ट के अंदर, वो एक दूसरे को जकड़ा हुआ है, मतलब कि एक दूसरे को पकड़ा हुआ, वो आपस में जाना नहीं चाहता, वो एक दूसरे से दूर होना नहीं चाहता। लेकिन हम फोर्स लगाएं तो जो मेरा मॉलिक्यूल्स है वो उस फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। वो बोलेगा कि जो जिस शेप में हम है उसी शेप में हमको रहना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। रेजिस्टेंस मतलब जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट टू द डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो कि तुम लोग यहाँ पे एरो से देख सकते हो। यहाँ पे 4 एरो से तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, ये मेरा क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स है। यही फोर्स जो मेरा एक्चुअल फोर्स है उसको ये अपोज कर रहा है। मतलब ये जो हम फोर्स है वो हमेशा जो मेरा एक्चुअल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ओके। अब देखो क्या होगा, द बॉडी रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, जो हम बताएं कि जो मेरा मॉलिक्यूल्स है वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने वाला है। अब जो बॉडी है वो तो मॉलिक्यूल से ही बना है, तो वो रेजिस्टेंस को डिफॉर्मेशन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। सेम वही बोले हम कि जो मेरा फोर्स लग रहा है उसके इक्वल एंड अपोजिट होगा जो रेजिस्टेंट है। सिमिलरली अगर हम इसको इधर से कट करेंगे तो एक मेरा मेंबर ये भी आएगा, इसमें फोर्स इधर लग रहा है तो इसका जो रेजिस्टेंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, देख सकते हो फिगर में। ठीक है, तो देखो ये कंबाइन जो मेरा फिगर है इसमें रेजिस्टेंट जो है इस फोर्स के अपोजिट इधर रेजिस्टेंट लग रहा, और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इसके अपोजिट यहाँ पे रेजिस्टेंट लग रहा। ठीक है, अब देखो ये जो रेजिस्टेंस लग रहा है यहीं से मेरा कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस क्या है, जो रेजिस्टेंस लग रहा है उसी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बॉडी में जो रेजिस्टेंस लग रहा है, देखो बेसिकली हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर से तो हम लोग मशीन से डील करने वाले हैं। अब मशीन में भी डिफरेंट स्ट्रेस प्रोड्यूस होने वाला है। फैक्ट्री में काम करोगे, ठीक है, तो वहां पे स्ट्रेस, मशीन में जो स्ट्रेस आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि क्या मेरा इस स्ट्रेस में मशीन सर्वाइव कर पाएगा या फेल हो जाएगा, इसका मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है जो ये सह सकता है, उसके बाद ये फेल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डील करते हैं। तो मशीन में भी क्या आना है, आता है स्ट्रेस आता है। वो स्ट्रेस का रीजन क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रीजन क्या है, जो मेरा अप्लाइड फोर्स है, उस जो फोर्स हम बाहर से लगाए हैं। अब देखो बहुत सारा का मानना क्या होता है कि जो मेरा स्ट्रेस होता है ना, मिस कंफ्यूजन है, हम लोग को भी पढ़ाया गया था जब हम लोग डिप्लोमा कर रहे थे। तो देखो हम लोग को क्या पढ़ाया गया था कि जो सिंपल स्ट्रेस है ना वो सिंपल फोर्स अपॉन एरिया होता है, पी बाई एरिया। देखो ये मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स अपॉन एरिया बोल सकते हैं, लेकिन
लेकिन क्या होता है, फोर्स के चलते रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल जो मेरा स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस जो मेरा सिग्मा है वो मेरा पहले तो रेजिस्टेंस अपॉन एरिया होता है, ठीक है, आर अपॉन एरिया, ठीक है। अब जब हम बोले कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो मेरा फोर्स के बराबर आने वाला है, ठीक है, तो आर का जो मेरा वैल्यू है वो मेरा पी के इक्वल ही तो होगा, ओके, पी के इक्वल होगा पी अपॉन एरिया। अब देखो तुम लोग जितना भी किताब पढ़ोगे या जितना भी कंटेंट पढ़ोगे, सब में जो मेरा स्ट्रेस है उसका जो मेरा वैल्यू है वो पी अपॉन ए ही लिखा हुआ होता है, क्योंकि पी मेरा जो है वो मेरा एक्सटर्नल लोड है, हम लोग कितना लोड लगा रहे हैं बॉडी में वो तो हम लोग को पता ही रहता है कि हम लोग कितना लोड लगा रहे हैं, और एरिया तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, उसके लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग स्ट्रेस को इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफर बाय बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब देखो बॉडी जो है, ठीक है, उसमें हम लोग फोर्स लगाएं फोर्स लगाएं, उसके चलते रेजिस्टेंस आया। अब जो क्रॉस सेक्शन एरिया में हम लोग फोर्स लगाएं, उस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग डिवाइड कर देंगे पी से, तो ये जो मेरा टर्म आया पी अपॉन है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। अब देखो मैथमेटिकली क्या है जो हम यहाँ बताएं, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाय एज इट इज लिखा हुआ, पी क्या बताए थे? लोड, ए क्या बताए थे? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, ओके। किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? बोलो कोई कंफ्यूजन? भाई वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। डॉट पूछो, हाँ ठीक है, कोई लिख रहा है नो सर, ठीक है, माइक ऑन करके बोल सकते हो, बीच बीच में क्वेश्चन होगा तो पूछना। ठीक है, स्ट्रेस हो गया यहाँ पे। तो जो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसका सबसे बेसिक पार्ट है स्ट्रेस, जो कि यहाँ पे हम बता चुके हैं फिगर से। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? हाथी है, ठीक है, GAJ गज, ठीक है। अब देखो इस हाथी का जो मेरा वेट है कितना है? 5400 किलो, ओके। और देखो ये जो मेरा वेट है वो इसके चारों पैर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, चारों जो पैर है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसके चलते क्या होगा कि जो मेरा हाथी का जो वेट है, जो एलिफेंट का वेट है, उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। एक जो इसका पाँव है उस पर वेट कितना आने वाला है उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, तो एक पाँव में जो मेरा एलिफेंट उतना उसका वेट आ जाएगा। तो देखो हम लोग क्या किए, 5400 को 4 से डिवाइड किए तो 1350 केजी पर लेग, एक लेग में 1350 केजी उसका ये मास आ रहा है, नॉट फोर्स, मास, क्योंकि केजी है। अब देखो यहाँ पे जो इसका इसका जो पाँव है, ठीक है, पैर है, उसका डायमीटर मेंशन है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे, एरिया क्या होता है, इसको हम लोग सर्कुलर मान के चले, देखो यहाँ पे इसको पूरा पूरी हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि ये सर्कुलर है, जबकि सर्कुलर होता नहीं है। तो देखो इसका एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे π/4d² से या πr² एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो देखो एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे 1962 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, 1962 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो स्ट्रेस हम जैसे बताए थे, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मेरा कितना है 1350, एरिया कितना है 1962। सिंपली स्ट्रेस निकालना है तो 1350 को 1962 से डिवाइड कर दो, तो जो मेरा फाइनल वैल्यू आ गया वो मेरा किसका आ गया? स्ट्रेस का, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 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 यहाँ पे एक गलती है। गलती क्या है कि हम लोग पढ़े थे स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहाँ पे केजी है, केजी तो फोर्स का यूनिट नहीं है, यहाँ पे तो न्यूटन होना चाहिए। तो इसमें ये जो स्लाइड है ये क्या है? गलत है। हम ये गलत स्लाइड इसलिए डाले क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि तुम लोग एक्टिव हो या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें सिंपल क्या होगा, हम लोग पढ़े स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाय ए, तो पी का यूनिट मेरा होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? बेसिक यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो देखो इसी को हम लोग बोलते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पास्कल। याद रखना, ठीक है, स्ट्रेस का यूनिट आता है एग्जाम में, इसको क्या बोलते हैं, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। लेट मी रेज दिस लाइन। ओके, ठीक है। अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हम लोग बेसिकली आज स्ट्रेस डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कॉलेज से हो आप लोग, बताइए। हेलो, हेलो, यस सर। कौन से कॉलेज से हो? GWP दुमका। GWP डुमका, ओके। मुकेश कुमार, GP निरसा लिखा, मुकेश कुमार। नीभा कुमारी, प्रियांशु, GWP दुमका। सेम है ना, अच्छा ठीक है। प्रियांशु कुमार, ठीक है। तो आज फर्स्ट डेमो क्लास था, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सिलेबस और डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि हम जब डिप्लोमा कर रहे थे तो हो सकता है कि थोड़ा चेंजेस हुआ हो सिलेबस में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है ना वो बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक अगर करोगे तो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट भी माना जाता है, ठीक है। इसी से डिराइव होगा मशीन डिजाइन, ठीक है। सो डिजाइन में अगर जाना चाहते हो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को जो सब्जेक्ट है उसके जो बेस है उसको अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकबोन कहा जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या जो डिजाइन सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो। बाकी जितना मेरा से पॉसिबल होगा अच्छे से हम एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ओके। यस सर। प्रियांशु कुमार, सौरभ कुमार, GP साहिबगंज। प्रियांशु कुमार, ओके। सदन भंडारी, अच्छा। इस टाइमिंग में, क्लास के इस टाइमिंग में किसी को कोई इशू है? टाइमिंग सही है ना? हम्म, ठीक है। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके। 4 बजे कीजिए सर, ओके ठीक है। हम देखते हैं इसको, ओके ठीक है। हम लोग आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखेंगे। फिर स्ट्रेस से बॉडी में क्या डिफॉर्मेशन आता है, जिसमें हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन का जो मेरा रिलेशन है, जिसको हम लोग पढ़े थे, डिस्कस किए थे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इस तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस तीनों के बीच रिलेशन आता है, उस रिलेशन को भी देखेंगे, जहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है MCQ में, ठीक है। समझ में आया ना आज का क्लास? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो स्टॉप करते आ जाए, है ना? थैंक यू सर। ओके।